कहते हैं कि निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संतों का भारी, और संत कहे संतोष में सुख है, बिना संतोष ही दुनिया दुखियारी। समझ में आई बात? क्या बात समझ में आई? ठीक है, ये साइकिल कभी खत्म नहीं होता, इंसान खत्म हो जाता है। हमेशा हर व्यक्ति ऊपर की तरफ देखता है, वो ज्यादा सुखी है, वो ज्यादा सुखी है, वो ज्यादा सुखी है। निर्धन कहता है धनवान सुखी है, धनवान क्या कहता है? राजा सुखी है, राजा कहता है चक्रवर्ती सुखी है, चक्रवर्ती कहता है इंद्र सुखी है, इंद्र कहता है श्री राम सुखी है। और ये कहते हैं कि भाई संत सुखी हैं। संत कहते हैं हर व्यक्ति सुखी हो सकता है जिसके पास संतोष है। ठीक है, तो खुश होने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? आईएएस बनने की नहीं। तो ऐसा कई बच्चों को लगता है कि आईएएस बन जाएंगे या जो भी बन जाएंगे तो एकदम से जो है बनने के बाद जीवन में कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव हो जाएगा, खुश हो जाएंगे। वो 2-4 दिन रहता है, 1-2 महीने रहती है वो खुशी, पर क्या होता है कि बाद में जब काम आता है उसके अपने चैलेंजेस आते हैं। अपने जब चैलेंजेस आते हैं तो फिर समझ में आता है कि हाँ, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत इतनी भी हसीन नहीं है। एक केस हुआ था ना ऐसे, एक यूपी में एक लड़का सेलेक्टेड आईएएस ऑफिसर। अब कहने को बाहर से सब बढ़िया दिखता था कि हाँ भाई सब अच्छा है, आईएएस है और अच्छी शादी हो गई थी, अच्छा घर परिवार है। थोड़े समय बाद सुसाइड कर ली उसने, क्योंकि उसके घर में उसकी माता जी की और उसकी वाइफ की बनती नहीं थी, लड़ते रहते थे आपस में। तो ऐसे हैं, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ मिला होता है, कुछ ना कुछ नहीं मिला होता है। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड होती है, कुछ चीज़ें वैल्यूड नहीं होती। ठीक है, चलो कल कहाँ छोड़ा था? गुप्ता पीरियड स्टार्ट किया था। ठीक है, क्रोनोलॉजी, हाँ मतलब बंदा मर गया उसकी परवाह नहीं, सीट वैकेंसी क्रिएट नहीं ऐसा नहीं होता। आईएएस अलोकेशन हो गया, सर्विस ज्वाइन कर ली, वो काम कर रहा है, किसी पोस्ट पर असाइन हो गया एज एसडीएम, वो काम कर रहा है कहीं पर। अगले साल फिर जो वैकेंसी आएगी उसमें सरकार इंक्लूड कर लेती है। मरो तो मरो, वैकेंसी होनी चाहिए अपने। देखो गुप्ताज में क्रोनोलॉजी क्या थी? श्रीगुप्त, सुनो जी, चाय समोसे कोल्ड ड्रिंक कल से। श्रीगुप्त कल से। श्रीगुप्त, घटोत्कच लेस इंपॉर्टेंट है दोनों। चंद्रगुप्त द फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द सेकंड, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। क्या क्या किया था भाई इन्होंने? इंपॉर्टेंट काम बता दो। हाँ, एक्सपेंशन किया था थोड़ा सा नॉर्थ में, और इन्होंने शादी कर ली थी, मैरिज की थी लिच्छावी प्रिंसेस से, कुमार देवी से। और कुमार देवी से शादी करने के बाद कुमार देवी टाइप ऑफ कॉइन्स इन्होंने लॉन्च किए। कुमार देवी कॉइन्स इन्होंने लॉन्च किए। इसके बाद आए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं समुद्रगुप्त को। और क्या किया समुद्रगुप्त ने? साउथ इंडिया तक ले गए। कहते हैं कि साउथ इंडिया के 12 राज्यों को जीत के आए थे और उन्हें अपना सबऑर्डिनेट्स बना लिया। ये वीणा बजाया करते थे, वीणा बजाने का इनको शौक था। इन्होंने वीणा
प्लेइंग जो कॉइन्स हैं वो इन्होंने इशू किए थे। उसके बाद चंद्रगुप्त द सेकंड, इसकी कहानी सुनी थी हमने कल। देवी चंद्रगुप्त में इनका वर्णन है। किसने लिखी है देवी चंद्रगुप्तम? विशाख दत्त ने लिखी है। तो उसमें क्या मेंशन मिलता है कि हाँ भाई इनसे पहले एक और राजा आए थे, रामगुप्त। इन्होंने जो है साकास को हरा दिया था और अपनी बेटी प्रभावती की शादी वाकाटका डायनेस्टी में कर दी थी। ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो है कंसोलिडेशन का काम किया, बहुत ज्यादा एक्सपेंशन नहीं किया। नालंदा यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई। फिर हमने देखा था इनके टाइम पे हून इन्वेजन बहुत ज्यादा होने लगा। हून क्या था? एक सेंट्रल एशियन ट्राइब था जो गुप्ता डायनेस्टी पे अब धीरे धीरे हमला करने लग रहा है। इसके बाद से हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कम हो जाती है, गोल्ड कॉइन जो है वो कम इश्यू होने लगते हैं, ट्रेड वगैरह इकोनॉमी सब ओवरऑल डिक्लाइन में चली जाती है। फिर इनके बाद के जो सक्सेसर हैं वो काफी वीक सक्सेसर आए। इतना हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है, अब आगे दो आए हैं चाइनीज ट्रेवलर। एक तो आए हैं फाहियान। फाहियान इन्हीं के पीरियड में आए हैं भाई। हाँ, और एक और आएंगे हुआनसांग, ये हर्ष के टाइम पे आएंगे। ठीक है, कल हम बात कर रहे थे फ्यूडलिज्म की और फिर थोड़ी बहुत मैंने बात करी थी कि हाँ सोसाइटी की बात करेंगे। देखो सोसाइटी की बात, आज के लेक्चर का फ्लो क्या होगा? सबसे पहले हम बात करेंगे सोसाइटी की। सोसाइटी की बात करेंगे और किसी भी सोसाइटी को अगर समझना है तो सबसे पहले रिलीजन की बात करेंगे एक तो। फिर हम बात करेंगे कास्ट वाले एंगल की और फिर हम बात करेंगे विमेन, कंडीशन ऑफ विमेन। उसके बाद थोड़ा बहुत हम एक्सटर्नल ट्रेड की भी बात कर लेंगे, ट्रेड की भी बात करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे और ये सबसे बड़ा पोर्शन है। आर्ट एंड कल्चर में हम बात करेंगे कि हाँ भाई गुप्ता पीरियड में किस तरीके की आर्ट देखने को मिलती है। तो पहली बार मैंने आपको बताया यहाँ क्या देखने को मिलेंगे? टेम्पल्स, स्ट्रक्चरल टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। मतलब अब जो मंदिर बन रहे हैं उसके लिए आसपास किसी पहाड़ के होने की आवश्यकता नहीं है कि उस पहाड़ को काट के रॉक कट केव बनाएंगे, नहीं, स्ट्रक्चरल टेम्पल यहाँ देखने को मिले। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल जो है आपका देवगढ़ वाला, देवगढ़ का दशावतार टेम्पल है। ललितपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है। कुछ एक रॉक कट केव्स भी बनाई। एक इंपॉर्टेंट रॉक कट केव है बाघ केव्स। बाघ केव आपके एमपी में है, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम बात कर लेंगे, चलो स्तूपा की बात करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं बनाए। एक इंपॉर्टेंट स्तूपा हम देखेंगे, धम्मेक स्तूपा। धम्मेक स्तूपा ये कहाँ पर बनाया है? ये बनाया है सारनाथ में। क्या हो? ये बनाया है सारनाथ में। अशोक ने बनवाया था पहले सारनाथ में एक स्तूप, कहते हैं उसी को जो है इन्होंने बाद में इम्प्रूव किया और उसके ऊपर बनवाया, सुपर इम्पोज करके दोबारा बनाया। धम्मेक स्तूपा आज हम देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे स्कल्पचर की। स्कल्पचर में हम देखेंगे कि हाँ अब जो है आइडल वगैरह मूर्ति वगैरह बनने लगी है और मैंने कहा ना रिलीजन के स्फीयर में यहाँ भगवतिज्म यहाँ डेवलप हो जाएगा, भगवत कल्चर को प्रमोट करेंगे।
भगवतिज्म को। तो यहाँ जो है स्कल्पचर में भी वो देखने को मिलेगा हमको जो है वराह का स्कल्पचर देखने को मिलता है। भगवान विष्णु का एक अवतार है ना वराह, सुना होगा नाम आपने। तो वराह का जो है एक अवतार देखने को हमको यहाँ मिलेगा उदयगिरी में। ये उदयगिरी उससे अलग है, जो हमने उदयगिरी और खांडगिरी केव्स पढ़ी थी वो उड़ीसा में है, ये एमपी में है। ठीक है। इन सब के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिटरेचर। यहाँ हम देखेंगे बहुत अच्छा लिटरेचर जो है वो कंपाइल होगा। कालिदास की राइटिंग्स की बात करेंगे, अलग अलग चंद्रगुप्त द सेकंड के नवरत्नों की बात करेंगे। उनके कोर्ट में नवरत्न थे। नवरत्न बोले तो 9 इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स चंद्रगुप्त द सेकंड के कोर्ट में, तो उसकी बात करेंगे। यहाँ लिटरेचर में अपना एक अलग ही आयाम क्रिएट होगा। यहाँ जो है पुराण लिखे जाएंगे, 18 पुराण लिखे गए इस पूरे पीरियड में। फाइनल वर्जन ऑफ रामायण एंड महाभारत क्रिएट होंगे। बहुत सारे लिटरेचर की बात करेंगे और ऐसे करते करते गुप्ता पीरियड को हम फिनिश कर देंगे। फिनिश करना तो सही शब्द नहीं होगा, लय कर देंगे। लय, जैसे समुद्र की एक लहर चलती है ना, चालू होती है और वो उसी में मिल जाती है वापस, ऐसे लय कर देंगे फिर अपन गुप्ता पीरियड। ठीक है, शुरू करें। तो सबसे पहले बात कर रहे थे अपन सोसाइटी की। सोसाइटी का सबसे पहला एंगल है, देखो, रिलीजन का एंगल। गुप्ता पीरियड में सपोर्ट दोनों को ही किया गया, ब्राह्मणिज्म को भी किया गया और बुद्धिज्म को भी किया गया, पर ज्यादा डोमिनेंट कौन था? ब्राह्मणिज्म। यही डेवलपमेंट हुआ भगवत कल्चर का या भगवतिज्म का। भगवतिज्म बोले तो भगवान विष्णु की भक्ति करना। तो जितने भी गुप्ता रूलर हैं वो अपने आप को भगवान विष्णु के भक्त दिखाने की कोशिश करेंगे। ये रिफ्लेक्ट होता है उनके आर्ट एंड कल्चर पे भी, उनके लिटरेचर पे भी। जब हम बात करेंगे तब हमको दिखाई देगा कि हाँ, भगवत कल्ट का जो है इंप्रेशन दिख रहा है। तो भगवान नारायण और भगवान विष्णु की जो है उपासना करते हुए दिखाई देंगे। एक बात तो ब्राह्मणिज्म को सपोर्ट ऐसे भी कर रहे हैं क्योंकि ये लैंड ग्रांट्स दे रहे हैं इनको, है ना। ऐसा देखने को मिलेगा। एक मैंने आपको बताया, एक स्तूप भी देखने को मिला है वहां पर, तो थोड़ा बहुत बुद्धिज्म को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो रिलीजन के स्फीयर में ये सारी बातें हो रही है। इसी समय में जो है 18 पुराण भी लिखे गए। अठारह अलग अलग पुराण भी लिखे गए, जैसे मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण, बहुत सारे पुराण लिखे गए, विष्णु पुराण। ये सब जो हम आज सुनते हैं जिनकी कहानियां, ये पुराण यहीं लिखे गए। तो कहने का मतलब जिस फॉर्म में आज हिंदुइज्म को हम वर्शिप करते हैं उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन गुप्ता पीरियड का है। ठीक है, एक तो बात हुई ये रिलीजन की। दूसरी बात अपन करेंगे कास्ट सिस्टम की। देखो अब ध्यान से समझना, कास्ट सिस्टम। देखो कास्ट सिस्टम में अब क्या होगा, गुप्ता पीरियड में अपने को देखने को मिलेगी बहुत सारी सब कास्ट आ जाएगी। अभी हमने 4 वर्ण देखे हुए हैं, उसके अंदर अब बहुत सारी सब कास्ट आ जाएगी, जातियां जिसको बोलते हैं हिंदी में। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि एक तो ब्राह्मणिज्म का राइज हो रहा है और दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं अब जो है डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा रिजिड हो रहा है। एक तो ब्राह्मणिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, और एक मैंने आपको बताया था ना ट्रेड गिल्ड्स हुआ करते थे। तो कई स्कॉलर मानते हैं ये भी रेस्पॉन्सिबल है। ये बहुत ज़्यादा ऐसा डोमिनेटिंग नहीं है, पर हाँ ये भी एक फैक्टर हो सकता है। गिल्ड बोले तो कि गिल्ड में जो है अब बहुत सारे ट्रेडर्स हैं।
अब हर ट्रेडर का अपना, मतलब हर कैटेगरी ऑफ ऑक्यूपेशन का अपना एक गिल्ड हो जाएगा कि हाँ भाई, डिवीजन ऑफ लेबर जो है ना अब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाएगा कि हाँ भाई, अगर मैंने जो है एक्सीलेंसी डेवलप कर ली है मान लो जूते बनाने में, तो मैं उसको एक फैमिली बिजनेस बना दूंगा। तो अब मैं मेरे बेटे को भी वही सिखाऊंगा, वो मैनुअल लेबर में सिखाता रहूंगा। एट द एंड कहीं ना कहीं वो एक कास्ट से एसोसिएट हो जाएगा कि हाँ, जूते बनाना इस पर्टिकुलर कास्ट का काम है। ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है, मेजरली तो यही है। ऐसे ही जो है डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा जब स्ट्रिक्ट होने लगेगा, और ख़ास तौर पे मैनुअल लेबर की, हाँ भाई मुझे कटिंग करनी आती है, मुझे बाल वगैरह बनाने आते हैं, तो मैं जो है लोगों के बाल वगैरह बनाता हूँ, मैंने यही काम, मेरा बच्चा मुझे बचपन से देख रहा है, उसने भी सीख लिया, फिर आगे 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 एट द एंड बार्बर बन जाऊँगा मैं। एक पर्टिकुलर कास्ट को एसोसिएट कर देंगे। एक तो एंगल ये, बाकी ऑब्वियसली ब्राह्मणिज्म है, मेन फैक्टर यही था। तो यहाँ हमको क्या देखने को मिल रहा है कि सब कास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, जाति, ये बहुत ज़्यादा यहाँ डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम और क्या बात करने वाले थे, हाँ विमेन क्वेश्चन की। द कंडीशन ऑफ विमेन, कंडीशन ऑफ विमेन। देखो गुप्ता पीरियड में महिलाओं की हालत कहते हैं बहुत ज़्यादा मिजरेबल हो गई थी। अब जो है वो स्वयंवर वगैरह चीज़ें अब यहाँ नहीं हो रही, स्वयंवर का कोई हमको वो देखने को नहीं मिलता है, कोई एग्जाम्पल स्वयंवर का देखने को नहीं मिलता है। स्वयंवर बोले तो अपनी पसंद से शादी करना, यहाँ कोई स्वयंवर वगैरह देखने को नहीं मिलता है। बहुत ज़्यादा कोई महिलाओं को एजुकेशन नहीं मिल रही है, फॉर्मल एजुकेशन वगैरह नहीं मिल रही है। महिलाओं को ज़्यादातर अब जो है एक प्रॉपर्टी के रूप में देखा जाने लगा, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिफाई प्रॉपर्टी, हाँ ठीक है, थोड़ा सा अब जो है महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करने लगेंगे कि भाई हाँ, एक औरत जो है एक आदमी की संपत्ति है। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव वाला साइड है कि हाँ ये सब होने लगे। महिलाओं को जो है अब इनहेरिटेंस के कोई राइट नहीं मिलेंगे, नो इनहेरिटेंस। मतलब अगर एक आदमी है, लेट से फादर है एफ, फादर के मान लो 3 बच्चे हैं, ये फादर है, सन 1, सन 2 और एक डॉटर है, ठीक है। तो फादर की जो भी प्रॉपर्टी होगी वो सिर्फ इन दोनों में डिवाइड होगी, इसको नहीं मिलेगी, नो इनहेरिटेंस। ये देखने को मिला एक तो कुछ इस तरह से महिलाओं की स्थिति खराब हो जाएगी। एक एग्जाम्पल और है सती का। एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला है, ईरन नाम की जगह है आपके एमपी में, जहाँ सती होती हुई महिलाओं का थोड़ा सा विवरण मिला है, देखने को मिला है कि हाँ भाई महिलाओं को जो है सती कर रहे हैं। मतलब अब जो है पुरुष अगर मर गया है तो मैंने कहा ना प्रॉपर्टी, तो महिला को भी उसी के साथ स्वर्ग में भेज दो ताकि दोनों साथ रहें वहाँ पर। ऐसा वो अलग बात है, कर्मों के हिसाब से किसी को नरक मिल जाएगा, किसी को स्वर्ग, पर इसको बेचारी को कुर्बान कर देंगे ऐसे, जो कि गलत हो रहा है। पर हाँ कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति जो है वो बिगड़ी है। फाहियान अपनी किताब में कहते हैं कि महिलाओं की जो खासतौर पे जो लोअर इकोनॉमिक स्थिति थी, जो लोअर इकोनॉमी वाले लोग हैं जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, वहाँ महिलाओं की स्थिति रिलेटिवली सही थी एज कंपेयर टू रिच विमेन। जो रॉयल फैमिली से थी या जो रिच विमेन थी, उनके कंपैरिजन में वो महिलाएं जो थोड़ी सी लोअर इकोनॉमी में है या लोअर कास्ट से हैं, उनकी हालत थोड़ी सी कंपैरेटिवली ठीक थी। इसके बारे में अपन ने चर्चा भी की थी एक बार कि महिलाओं की हालत जो होती है कि अगर रॉयल कोर्ट में जो है महिलाओं की हालत थोड़ी सी सही होती है, लोअर
कास्ट वगैरह में महिलाओं की हालत थोड़ी सी सही होती है, और हायर जो वर्ण वगैरह है वहाँ पर महिलाओं की हालत थोड़ी सी खराब होती है। क्यों होती है भाई ऐसा? बात करी थी अपन ने, ऐसा क्यों होता है? यहाँ जो है इनको बाहर निकलना पड़ता है कमाने के लिए, तो थोड़ी सी इकोनॉमिक फ्रीडम वगैरह सोसाइटी में मिलना पड़ता है, तो एक फ्रीडम जो है वो मिल जाती है यहाँ पे। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना कि हाँ भाई, मैं जो है रिच वीमेन है, वो कहती है कि मैं ट्यूशन पढ़ाना चाहती हूँ बच्चों को, तो हस्बैंड मना कर देगा, क्या करेगी पढ़ा के, खूब पैसे हैं अपने पास, यहाँ बैठो मौज करो। यहाँ क्योंकि पैसे कम है तो ज़्यादा लोगों को कमाना है, घर के सारे लोगों को बाहर निकलना है, इसलिए इनको ज़्यादा फ्रीडम मिल जाएगी ऐसे। तो ऐसी कुछ बातें हैं, एक बार अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं अब। क्या लास्ट क्या था? हेडिंग डालो सोशल लाइफ, सोशल लाइफ इन गुप्ता पीरियड। ये हटाना बैग। देखो कास्ट वाले में मैं एक और बात बताता हूँ आपको, एक बात मैं बताना भूल गया कास्ट वाले एंगल में। यहाँ एक और जिक्र आता है चंडालों का, चंडाल, चंडाल्स, जिनको कहा गया है अनटचेबल्स। दोनों में अंतर है, शूद्र में और चंडाल में। ये अगर वर्ण सिस्टम है तो सबसे नीचे कौन आता है? ऊपर, इससे ऊपर वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। इसके बाहर आते हैं चंडाल, जो कि वर्ण सिस्टम में नहीं है, इन्हें कहते हैं अनटचेबल्स। शूद्रों की कंडीशन रिलेटिवली अब ठीक हो गई थी, मतलब एक पर्टिकुलर सेंस में, कि ये जो है अब जो है एग्रीकल्चर लेबर बन गए थे, एग्री लेबर। पर ये वो लोग हैं जो थोड़ा सा वो काम करते हैं, क्लीनिंग वगैरह का जो काम करते हैं, चंडाल उनको कहा गया है। और इनकी कंडीशन फाहियान बताते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक थी। मैंने आपको कल बताया कि अगर एक चांडाल को बाजार में आना है तो वो एक थाली बजाता हुआ आएगा, ताकि इसकी छाया भी किसी के ऊपर ना पड़ जाए, क्योंकि अगर पड़ गई तो वो अपवित्र हो जाएगा। ऐसे ही जब अपन महिलाओं की बात कर रहे थे, तो इसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि मनुस्मृति जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किताब हो जाएगी यहाँ पर। इवन जो कानून वगैरह है उसमें रेफरेंस, उसमें एज अ गाइड के रूप में इस्तेमाल की जाएगी मनुस्मृति। तो जैसे आज की अदालत अपने सज़ा कैसे देती है कि आईपीसी की धारा इसके तहत, आईपीसी या कॉन्स्टिट्यूशन है, सीआरपीसी, ये हमारा वो है ना बेसिक लॉ, इसके बेसिस पे सज़ा दी जाती है, वहाँ ये है इसके बेसिस पे। मनुस्मृति ये भी कहता है कि जो है महिलाओं की जो है मैरिज जल्दी करवा दो। तो जल्दी शादी भी हमको देखने को यहाँ मिलती है। ठीक है, हेडिंग डाली थी सोशल लाइफ, इसके अंदर सबसे पहले डाल लो रिलीजन। पहला पॉइंट लिखो, ब्राह्मणिज्म एक्सपेंडेड ग्रेटली अंडर गुप्ता एम्पायर।
Brahmanism expanded greatly under Gupta Empire. इसमें लिखो, अगला पॉइंट लिखो, द गुप्ता किंग्स वर सपोर्टर ऑफ भगवतिज्म. भगवतिज्म या भगवत कल्चर, कुछ भी लिख लो. इसमें अगला पॉइंट लिखो, टेम्पल बिल्डिंग एंड आइडल वर्शिप स्टार्टेड. टेम्पल बिल्डिंग एंड आइडल वर्शिप स्टार्टेड. ठीक है. इसमें अगला और पॉइंट लिखो, 18 पुराण्स वर रिटन. पुराण क्या होते हैं बताएंगे अभी आपको. लिखो एक बार, 18 पुराण्स वर रिटन. और एक और पॉइंट लिखो, द फाइनल वर्जन ऑफ रामायण एंड महाभारत वाज आल्सो रिटन. देखो, पुराण क्या होते हैं, हम जो आज हिंदुइज्म जो हम देखते हैं कि हाँ भाई जो हम फॉलो कर रहे हैं, ज़्यादातर चीज़ें पुराण से निकली हुई है. कि भाई शिव जी हैं, शिव जी को जल चढ़ाना है, ये कहाँ से पता लगता है? शिव पुराण से पता लगता है. ज़्यादातर जो हिंदुइज्म को हम फॉलो आज करते हैं, हम यहाँ से फॉलो करते हैं. क्योंकि हम में से बिरले ही कोई होगा जिसने वेद पढ़े होंगे. डायरेक्टली वैदिक प्रैक्टिसेस को हम फॉलो नहीं करते, हम फॉलो करते हैं पुराण को. तो पुराण जो है एक तरीके से यूं देखो कि लोकल लोगों को कनेक्ट करने वाली किताबें हैं ये, रिलीजन से. ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड वेदों से हैं, और जो किताबें लिखी गई है रामायण महाभारत ऑब्वियसली इनसे इंस्पायर्ड है. पर बहुत ज़्यादा जो हम देखते हैं ना कि प्रैक्टिस में जो विजिबल चीज़ें हैं वो पुराण से देखने को मिलती है. जैसे हम जनरली बात करें, भाई हम बात करते हैं स्वर्ग और नरक की, जो अपन कॉमन बात करते हैं, तो वो पता कहाँ से लगता है? भाई गरुड़ पुराण में ही लिखा हुआ है. घर में किसी की डेथ हो जाती है तो अपने गरुड़ पुराण के पाठ होते हैं ना. तो उसमें बताते हैं कि अलग अलग तरीके के नरक हैं. कहते हैं कि एक आदमी की जब, मतलब आदमी बोले तो आदमी औरत दोनों की जब मृत्यु हो जाती है तो 13 दिन तक वो उसी घर में रहता है जहाँ उसकी डेथ हुई होती है, और वो ऑब्जर्व करता रहता है. फिर अपने यहाँ पिंडदान की परंपरा है, पिंडदान करते हैं, आटे के लड्डू वगैरह बनाते हैं. और अलग अलग जो है गरुड़ पुराण की कथा सुनाई जाती है. जो मरने के बाद किसी के जो बाल वगैरह देते हैं ना, वो सब यहीं से इंस्पायर्ड, मतलब जो प्रैक्टिस में हिंदुइज्म है वो यहाँ से है. ये चीज़ें हैं, ये हैं पुराण. तो काफ़ी भयंकर. एक बार मतलब मेरे नाना जी की जब डेथ हुई थी तब गरुड़ पुराण के पाठ सुने थे, तो काफ़ी खतरनाक नरक बताए थे, बहुत ही खतरनाक. मैंने कहा यार मैंने तो बहुत पाप कर लिए जीवन. चलो आगे. अब लिखो, सोशल लाइफ में रिलीजन वाला काम हो गया. आगे कास्ट सिस्टम. रिलीजन के अगला, सोशल के अंदर ही चल रहे हैं. रिलीजन सोशल के अंडर ही है, कास्ट भी उसके अंडर ही है.
इसमें पहला पॉइंट लिखो, द कास्ट सिस्टम बिकेम मोर रिजिड। द कास्ट सिस्टम बिकेम मोर रिजिड एंड इमरजेंस ऑफ सब कास्ट्स। कास्ट सिस्टम बिकेम मोर रिजिड एंड इमरजेंस ऑफ सब कास्ट। अगला पॉइंट लिखो, लोकल ट्राइब्स वर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड इन कास्ट हायरार्की। कल बात करी थी ना कि कैसे ट्राइबल लोगों को कास्ट वाले सिस्टम में ले आए थे ब्राह्मण्स, तो वो वाला पॉइंट है। लोकल ट्राइब्स वर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड बी आएगा ना। एब्जॉर्ब जैसे अपन बोलते हैं ना कि मिला लेना, या जैसे अपन साधारण भाषा में बोलते हैं कि सोख लेना, तो जो अब लोकल ट्राइब्स वाले हैं जो ब्राह्मणी सिस्टम में, वर्ण सिस्टम में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। लिखो, लोकल ट्राइब्स वर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड इनटू कास्ट हायरार्की। कास्ट हायरार्की। अगला पॉइंट लिखो, ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स converted into castes। occupational groups converted into caste। एग्जाम्पल, कुम्हार्स, कुम्हार होते हैं जो मिट्टी के घड़े वगैरह बनाते हैं, तो एग्जाम्पल कुम्हार, बार्बर्स, KUMHARS, कुम्हार्स, KUMHAR, कुम्हार। बार्बर्स, BARBERS, बार्बर्स। ठीक है, जैसे नाई अपने आप में एक जाति बन जाती है, कुम्हार अपने आप में एक जाति बन जाएगी, वो चीजें। एक और पॉइंट लिखो, चंडाल्स फेस्ड सीवियर सोशल डिस्क्रिमिनेशन। चंडाल्स फेस्ड सीवियर सोशल डिस्क्रिमिनेशन ठीक है। अब अगली सब हेडिंग डालो, सोशल लाइफ के अंदर ही तीसरी हेडिंग है ये, द कंडीशन ऑफ विमेन। द कंडीशन ऑफ विमेन। पहला पॉइंट लिखो, अकॉर्डिंग टू फाहियान, फाहियान एक चाइनीज ट्रेवलर थे। फाहियान, द कंडीशन ऑफ विमेन वर्सनड। द कंडीशन ऑफ विमेन वर्सनड, खराब और ज़्यादा खराब हो गई थी। ठीक है,
एक पॉइंट अगला लिखो इसी में, विमेन वाले में, दे वर फॉरबिडन टू रीड रिलीजियस टेक्स्ट, दे वर फॉरबिडन, फॉरबिडन, फॉरबिडन मतलब अलाउ नहीं करना, तो दे वर फॉरबिडन टू रीड रिलीजियस टेक्स्ट। स्वयंवरा एंडेड, स्वयंवर प्रैक्टिस जो थी वो एंड हो गई। They were forbidden to read religious text, comma, Swamvara ended, and early marriage became common, and early marriage became common. ठीक है, हाँ, अर्ली मैरिज बोले तो चाइल्ड मैरिज ही होगी ना यार, मतलब कोई फिक्स मैच्योरिटी की एज नहीं। मनुस्मृति तो बोलती है कि शादी बड़ी जल्दी करवा दो महिलाओं की, मतलब बच्चियों की करा दो, तो 15-16 साल की बच्चियों की शादी करवाना चालू हो गया था यहाँ से। अगला पॉइंट लिखो, विमेन लॉस्ट प्रॉपर्टी राइट्स, विमेन लॉस्ट प्रॉपर्टी राइट्स एंड फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सती appeared in Madhya Pradesh. Example of Sati, first example of Sati appeared in Madhya Pradesh. ठीक है, अब थोड़ी सी बात करेंगे ट्रेड वाले एंगल की। देखो कल मैंने आपको बताया था ट्रेड हो रहा था साउथ ईस्ट एशिया से और वेस्ट एशिया से, इंक्लूडिंग रोमन एम्पायर वगैरह, कुछ इस तरीके से। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के नाम अपन लिखेंगे, एक तो कौन कौन से पोर्ट हैं यहाँ, एक तो कैम्बे पोर्ट है, कैम्बे पोर्ट है यहाँ पर, एक यहाँ पर पोर्ट है हमने देखा, मतलब यहाँ नहीं है वो थोड़ा सा ऊपर ही है, भरूच पोर्ट, जिसको पहले बैरीगाजा कहते थे, ये हमने देखा सातवाना की पीरियड में भी देखा था। यहाँ एक सोपारा पोर्ट है। तीन इंपॉर्टेंट पोर्ट तो हमको देखने को मिलते हैं वेस्टर्न साइड में, और यही तीन इंपॉर्टेंट पोर्ट ईस्टर्न साइड में भी देखने को मिलेंगे। एक यहाँ आपके बंगाल वाली साइड में जो है ताम्रलिप्ति पोर्ट है, ताम्रलिप्ति। एक यहाँ पोर्ट है आंध्रा वाली साइड में घंटशाला, घंटशाला पोर्ट। और एक पोर्ट है जिसका नाम है कंडूसरा, कंडूसरा। तो तीन पोर्ट इधर और तीन पोर्ट इधर इंपॉर्टेंट है। यहां से ट्रेड कहां हो रहा था, साउथ ईस्ट एशिया से। तो पहली बार हमको देखने को मिलता है कि अब हमारे ट्रेड जो है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से भी हो रहे हैं। कौन कौन से हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इंडोनेशिया, मलेशिया, वो सारे जो हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से हमको ट्रेड देखने को मिल रहा है। यहाँ किस किस से ट्रेड हो रहा है, जैसे कि अरब से ट्रेड हो रहा है, आपके रोमन एम्पायर से, रोमन एम्पायर से ट्रेड हो रहा है। इस तरीके से कुछ ट्रेड देखने को मिलता है। ऊपर बोलते हैं कि चाइना वाली साइड से भी, चाइना से भी ट्रेड हो रहा था अपने। मेजरली हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे थे,
एक तो मसाले, स्पाइसेस, मेजरली हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। एक तो स्पाइसेस, दूसरा हम एक्सपोर्ट कर रहे थे कॉटन, तीसरा हम एक्सपोर्ट कर रहे थे आइवरी यूटेंसिल्स या आइवरी आर्टिकल्स। आइवरी बोले तो हाथी दांत, हाथी अपने यहाँ मिलते थे, तो अपन ये एक्सपोर्ट कर रहे थे। इंपोर्ट क्या कर रहे थे? यहाँ से गोल्ड आ रहा था, बिल्कुल गोल्ड आ रहा था, और जीना, जीना अगर ज़रूरी है तो पीना भी ज़रूरी है। वाइन यहाँ से हम ला रहे थे, हाँ ब्रांडेड ला रहे थे, क्या पता यार तो इस तरीके से हम रोमन एम्पायर से वाइन वगैरह ला रहे थे। यहाँ से घोड़े, हॉर्सेस, यहाँ से भी आ रहे थे, अरब से भी आ रहे थे, बिल्कुल कह सकते हो वेस्ट एशिया वाले रीजन से आ रहे थे। तो कुछ इस तरीके से। चाइना से हम क्या ला रहे थे? चाइना के पास अपना अच्छा खासा सिल्क है। बोलते हैं ग्लास वगैरह की भी अच्छी टेक्नोलॉजी यहाँ डेवलप हो गई थी, तो ग्लास टूल्स या ग्लास आर्टिकल्स वगैरह भी हम यहाँ से ला रहे थे। सब चीज़ें वेस्ट एशिया से आ रही थी। चाइना से सिल्क आ रहा था। बोलते हैं कि चाइना से जो पेपर बनाने की टेक्नोलॉजी है, कागज़ बनाने की, वो भी यहीं से ही है। साउथ ईस्ट एशिया से क्या आ रहा था? साउथ ईस्ट एशिया से देखता हूँ मैं, एक बार बताता हूँ। लकड़ी आ रही थी, ट्री वुड, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी वैरायटी जो लकड़ी की वो मिलती नहीं थी, ट्री वुड आ रहा था यहाँ से। बोलते हैं कहीं सेंट्स भी आते थे यहाँ से, सेंट्स बोले तो परफ्यूम वगैरह, यहाँ से हम इंपोर्ट करते थे। तो ये जो है कुछ ट्रेड का मामला था अपना। तो हो जाए, लिखिए। सेंट अपने परफ्यूम वगैरह होते हैं ना, इत्र, ठीक है, लिखो। हेडिंग डालो ट्रेड, और खासतौर पे एक्सटर्नल ट्रेड की बात कर रहे हैं। सोशल खत्म हो गया, ट्रेड वाला, एक्सटर्नल ट्रेड वाला एंगल है। तो ये डायग्राम बना लो फटाफट। ट्रेड, ट्रेड बना लिया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था पर्टिकुलरली, और इतनी डिटेल में ना तो जानने की आवश्यकता है यूपीएससी के लिए। बस पोर्ट का नाम एक बार पूछ लिया था यूपीएससी ने, इसलिए लिखवाया मैंने। ऐसा मेंशन नहीं है कहीं पर, जैसे हमने संगम में देखा था कि वहाँ एक पर्टिकुलर पोर्ट से ज़्यादा डोमिनेंट कम्युनिटी क्या थी। यहाँ इन जनरली है सारी चीज़ें। हो गया? ये भी लिख रहे होगे साथ में, ये
क्या क्या इंपोर्ट कर रहे थे, क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहे थे। टेबल बनवा देता हूँ इसकी और बढ़िया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, या सिंपल ऐसे ही लिख लो इंपोर्ट क्या क्या कर रहे थे, इंपोर्ट की हेडिंग डाल के ये सारे सामान लिख लो एक साथ, और एक्सपोर्ट में अपने वो 3 आइटम लिख लो। मतलब होता और होगा एक्सपोर्ट, पर ये डोमिनेंट कम्युनिटी है। आज थोड़ी लंबी ले लें क्लास, ठीक है, आज थोड़ी सी लंबी ले लेंगे क्लास, डिपेंडिंग अपना सिलेबस कितना होता है। क्या ट्री वुड, कुछ ऐसी वैरायटी ट्री की जो अपने इंडिया में नहीं मिलती होगी, तो ऐसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बना के लिख लेना, इंपोर्ट हेडिंग बना के क्या क्या ला रहे थे, 1 2 यहाँ से 3 4 सामान, ये लिख लेना, ये तो इंपोर्ट कर रहे थे, एक्सपोर्ट हम ये कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़े। घोड़े आ रहे थे अरब से, दोनों वेस्ट एशिया उस तरफ का एरिया ही है, आसपास ही है। कहते हैं कि जो घोड़े हैं वो उधर वेस्ट एशिया साइड के बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, अच्छी ब्रीड के घोड़े माने जाते हैं। अपने पास एलिफेंट अच्छे थे, उनके पास घोड़े अच्छे थे। चलें आगे। अब आर्ट एंड कल्चर वाला एंगल डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। देखो आर्ट एंड कल्चर में मैंने आपको बताया था आर्ट एंड कल्चर में अपन क्या क्या बातें करेंगे, टेम्पल्स की बात करेंगे। तो टेम्पल हमको देखने को मिलते हैं यहाँ। कहते हैं कि जो नगर शैली, द नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल है ना, वो इसी समय डेवलप हुई थी। अब देखो अभी इस स्टेज पे आपको बताना कि नगर स्टाइल क्या है, द्रविड़ स्टाइल क्या है, वो सही नहीं है, वो आगे डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी जस्ट हम देख रहे हैं कि टेम्पल वगैरह बनने लगे हैं, और बनते ही शुरुआत में ही हम कैटेगराइज करते हैं कि पहली कैटेगरी है, दूसरी है। अलग अलग डायनेस्टी ने अलग अलग टाइप के मंदिर डेवलप करवाए। अभी तो मोटा मोटा इतना जानो, और ये विजिबल अंतर दिखेगा आपको साउथ इंडिया के मंदिरों में और नॉर्थ इंडिया के मंदिरों में, कुछ अंतर दिखाई देता है। जैसे अगर आपने मीनाक्षी टेम्पल वगैरह देखा हो तो उनके ऐसे पैरामेडिकल वो होते हैं उनके मंदिरों के ऊपर, जिसको बोलते हैं विमान, वो अपने नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में नहीं देखने को मिलता है। तो कुछ थोड़ी सी दोनों में अंतर है, मंदिर बन रहे हैं, पर नॉर्थ इंडिया के मंदिर की जो नगर स्टाइल है, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि वो डेवलप होने लग रही है। पढ़ेंगे बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे इसको। हाँ, अपने नगर स्टाइल में ही है। जब मैं पढ़ाऊंगा ना नगर स्टाइल,
तब बताऊंगा। पंचायतन शैली ये होती है कि एक मेन, जैसे मंदिर है, एक मेन डीटी है, इसके पास में और सराउंडिंग 4 और छोटे छोटे देवता बना दिए जाते हैं। तो जो है 5 हो गए, 1 2 3 4 5, 5 देवता हो गए। पंचायतन शैली इसको भी बोलते हैं, वो डिस्कस करेंगे बाद में। अभी तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इमेजेस दिखाता हूँ क्या क्या मिला है। सबसे पहला मंदिर मैंने आपको बताया यहाँ देवगढ़ का दशावतार मंदिर। लिटरेचर में पुराण लिखे गए। रॉक कट केव्स में बात करेंगे कि हाँ बाघ केव्स हमको देखने को मिली है मध्य प्रदेश में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है वराह स्कल्पचर। भगवान विष्णु को वराह रूप में दिखाया गया है उदयगिरी केव्स के आसपास। और स्तूप में हमने देखा धमेक स्तूप सारनाथ में जो है। तो थोड़ा सा आप जो है कला को हम देखेंगे। देखो कॉइन्स, गुप्ता पीरियड में बहुत सारे कॉइन्स इशू किए गए। अब इसको कंपेयर करो पहले जो कॉइन्स आ रहे थे उनसे। एक तो ज़्यादा राउंड है, कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट क्लास में कि कॉइन से कैसे हम हिस्ट्री को रिक्रिएट करते हैं। ज़्यादा राउंड है, थोड़े से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स इसके ऊपर देखने को मिल रहे हैं, यानी हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है। मिंटिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव हो रही है। अलग अलग कंडीशन में राजाओं को दिखाया, जैसे लायन स्लेयर कॉइन चंद्रगुप्त II ने इशू किया। इसमें एक लायन को मारते हुए दिखाया जा रहा है राजा को, लायन स्लेयर कॉइन। कुमार देवी कॉइन नहीं है क्या इसमें? ये रहा, यही है कुमार देवी कॉइन, मैरिज टाइप। तो इसमें जो है कुमार देवी, मैंने आपको कहा था कुमार देवी से शादी करता है चंद्रगुप्त द फर्स्ट, फिर वो एक कॉइन इशू करता है कुमार देवी द कॉइन। तो दोनों को दिखाया हस्बैंड वाइफ। इसमें देखो राइनो स्लेयर, एक राइनो को मारते हुए दिखाया राजा को। अश्वमेध कॉइन, इसके पीछे लिखा हुआ है कि अश्वमेध यज्ञ किया जा रहा है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है इनकी गुप्ता स्क्रिप्ट में। तो यहाँ से देखो, मैं आपको बता रहा था ना कि कॉइन से कैसे हिस्ट्री को रिक्रिएट करते हैं। तो अगर उसने कुमार देवी कॉइन इशू किए हैं तो इसका मतलब वो अपने इस आइडेंटिटी को कि कुमार देवी जो कि एक लिच्छवी प्रिंसेस है वो मेरी वाइफ है, यानी क्षत्रिय वर्ण से जो मेरा एसोसिएशन है, क्लोज कॉन्टेक्ट है, उसको उस पर इम्फेसिस कर रहा है। अश्वमेध यज्ञ बता रहा है कि हाँ अश्वमेध यज्ञ होते थे। ये बताता है कि हाँ भाई हंटिंग पे जाया करते थे राजा। एक वीणा टाइप कॉइन और है, समुद्रगुप्त ने लॉन्च किया था वीणा टाइप कॉइन, उसमें राजा को वीणा बजाते हुए दिखाया गया। दोनों ने किए थे एक्चुअली, ये एक पर्टिकुलर कॉइन दोनों ने ही किए थे। इसकी भी मदर तो थी सही। इशू सबसे पहले इन्होंने किया था, कंटिन्यू इन्होंने भी करी थी लेगेसी। उन्होंने बल्कि इस आइडेंटिटी पे ज़्यादा फोकस किया था। मैंने आपको बताया था ना कल कि लिच्छावी दोहित, तो उस आइडेंटिटी पे फोकस करने के लिए इस कॉइन को ज़्यादा रिलीज किया गया था। ठीक है, तो ऐसे कुछ कॉइन्स हैं, एक बार देख लो आप अच्छे से। देखो सारे कॉइन गोल्ड के नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ढंग की है, अच्छी खासी। ठीक है, आगे बढ़े। ये मैं आपको जो बाघ केव्स बता रहा था, एमपी में बाघ केव्स हैं, भोपाल के थोड़े पास में। इस तरीके की बाघ केव्स बनाई, सारी केव्स नहीं बनवाई थी, कुछ पर्टिकुलर केव बनवाई थी, एक आध केव बनवाई थी। बाद में और आने वाली डायनेस्टी ने और एड ऑन कर दिया उसमें, पर यहाँ से ऐसे स्टार्टिंग हो गई थी। ये तो बाघ केव्स है। ये देखो जो वराह स्कल्पचर मैं आपको बता रहा था, भगवान विष्णु को वराह की फॉर्म में दिखाया गया है।
वराह अवतार जानते हो ना, भगवान विष्णु को वराह की फॉर्म में दिखाया गया है और नीचे जो है ये चंद्रगुप्त बैठा है हाथ जोड़ के, अपने आप को दिखा रहा है कि हाँ हम जो है भगवान विष्णु के उपासक हैं। वराह अवतार भगवान विष्णु ने एक बोलते हैं कि बोर का अवतार, मतलब काइंड ऑफ जंगली सुअर जो होता है ना, जानवर का अवतार भी लिया था। तो अपने ऐसे बोलते हैं कि भगवान हर रूप में भगवान है। तो भगवान विष्णु के कई सारे अवतार बताए जाते हैं, जैसे मत्स्य अवतार भी है, दशावतार है, अलग अलग अवतार बताए गए। नरसिंह अवतार कहानी सुनी होगी ना, वो प्रहलाद और होलिका वाली, तो ऐसे ही एक वराह अवतार भी है। कहाँ मिला ये? उदयगिरी। एक नई स्टाइल ऑफ आर्ट अब यहाँ डेवलप हो जाएगी, जिसको बोलते हैं सारनाथ, सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट। सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट यहाँ देखने को मिलेगी। अभी तक हमने कौन कौन से स्कूल ऑफ आर्ट देखे थे? गंधार देखा था और मथुरा देखा था, नीचे साउथ में हमने अमरावती भी देखा था। अब एक नया स्कूल ऑफ आर्ट और आ जाएगा यहाँ पर, गुप्ता पीरियड ने इसको सपोर्ट किया था, सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट। इस तरीके से भगवान बुद्ध की इमेज देखने को मिलेगी। भगवान बुद्ध बड़े ही शांत नजर आ रहे हैं, उनके पीछे एक हेलो बनाया हुआ दिखा, जैसे अपने आज भी बताते ना देवी देवताओं के पीछे एक चक्र होता है, इस तरीके से। और ये फरिश्ते हैं, एंजल्स हैं। चूनर सैंडस्टोन का इस्तेमाल हुआ है इसको बनाने में। तो सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट भी यहां से डेवलप होगा। ये देखो दशावतार मंदिर, देवगढ़ उत्तर प्रदेश में मिला है देखने को। नगर स्टाइल का मंदिर है। एक उसका इंपॉर्टेंट फीचर नगर स्टाइल में ये भी होता है कि मंदिर जो है एक राइज्ड प्लेटफॉर्म पे बने होते हैं, ऐसे नहीं होते कि जमीन पे बने, थोड़ा सा लेवल ऊपर होता है मंदिरों का। दशावतार टेम्पल, इसी टेम्पल की जो है एक दीवार पर इस तरीके का रिलीफ वर्क भी देखने को मिला है, जिसकी डिटेल्ड इमेज ये रही, जिसमें भगवान विष्णु सो रहे हैं और जो है शेष नाग ने उसको कवर किया हुआ है उनको, और नीचे माँ लक्ष्मी पैर दबा रही है। उनकी नाभि से जो निकलते हुए कमल के फूल को दिखाया गया है, और कहते हैं कि भगवान नारायण की नाभि से कमल का फूल था और कमल के फूल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। तो वो स्टोरी भी थोड़ी सी दिखाई गई है यहाँ पे। कहने का मतलब भगवतिज्म अब हमको देखने को मिल रहा है बहुत ज्यादा। एक ये मेहरौली का आयरन पिलर है, सुना इसका नाम? ये आयरन पिलर बोलते हैं कि गुप्ता पीरियड में ही बनाया गया था, एक आयरन पिलर बनाया गया था। जिसको वहीं उदयगिरी में किसी मंदिर के सामने लगवाया था चंद्रगुप्त सेकंड ने। आयरन पिलर ये 99% आयरन का बना हुआ है, 99% प्योर आयरन का बना हुआ है। इसकी खास बात यह है कि आज इतने सालों बाद, हजारों साल बाद भी सर्दी गर्मी बरसात इसमें आज तक जंग नहीं लगा, जबकि आयरन का है, आज तक इसमें जंग नहीं लगा। ये अलग है, बताऊंगा इसकी कहानी। ये तो अभी क्या है, मेहरौली में लगा दिया इसको, पहले ये उदयगिरी में था। ये तो ये है इस्लामिक आर्ट। तो बैकग्राउंड मत देखो, एक बार इस पे फोकस करो। इसको लगाया गया था उदयगिरी में। बाद में जब तोमर डायनेस्टी आई तो एक राजा होंगे अनंगपाल तोमर, वो इसको वहां से लेके आ जाएंगे और मेहरौली कॉम्प्लेक्स में लगा देंगे। उनके बाद में पृथ्वीराज को मारने के बाद स्लेव डायनेस्टी आई, उन्होंने जो है कुतुब कॉम्प्लेक्स बनवाया पूरा मेहरौली में। तो जितना भी कुतुब मीनार उसके आसपास की जो इमारतें हैं उसको कुतुब कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो
कहते हैं कि वहाँ पहले 27 हिंदू और जैन मंदिर हुआ करते थे, जिनको तोड़ के वहाँ वो मस्जिदें वगैरह और कुतुब मीनार वगैरह बनाया, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, स्टोन वगैरह चाहिए थे। तो ये तोड़ करके जो है इस तरीके से बाद में स्लेव डायनेस्टी ने अपने अपने कुछ बना दिया आर्किटेक्चर की चीज़ें। तो इसलिए आपको बैकग्राउंड वो दिख रहा है। अभी ये जो पिलर है ये मेहरौली में लगा हुआ है, कुतुब कॉम्प्लेक्स में लगा हुआ है। तो कभी आप जाएं कुतुब मीनार देखने तो इसको ज़रूर देखिएगा। ताज्जुब की बात इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि इसमें अभी तक रस्ट नहीं लगी, जंग नहीं देखने को मिला। ये बड़ा ही सरप्राइजिंग है। ये बताता है कि हाँ यार, गुप्ता पीरियड में मेटलर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस थी। ऐसी क्या टेक्नोलॉजी थी कि वो ऐसा डेवलप कर पाए। हाँ, किया है। इसके पीछे की कोई साइंस है, टेक्निकलिटीज़ मुझे मालूम नहीं है, पर हाँ इसके पीछे की आईआईटी खड़गपुर ने शायद कुछ इसके ऊपर रिसर्च की थी। इसकी कोई टेक्नोलॉजी है पर्टिकुलर, वो टेक्निकल डिटेल्स में अपन जाएंगे नहीं। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप खुद रिसर्च कर लेना इसके ऊपर। पर एज अ हिस्ट्री के हिसाब से अगर हम पढ़ें, आर्ट्स के सब्जेक्ट के हिसाब से हम पढ़ें, तो हाँ ये ज़रूर है कि इसमें जंग नहीं लगा है। ये खास बात है। ठीक है, तो फिर अब थोड़ा सा लिखा जाए। हेडिंग डालो, आर्ट एंड कल्चर ड्यूरिंग गुप्ताज। आर्ट एंड कल्चर ड्यूरिंग गुप्ताज। ठीक है, एक ये बना लो ऐसे, एक बार बनाइए, थोड़ा साफ बनाना। चलो लिखो, मेहनत करवाओगे तुम यार। लिखो लिखो लिखो। हेडिंग डालो, आर्ट एंड कल्चर ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। देखो, गुप्ता पीरियड वॉज कॉल्ड एज द गोल्डन एरा because of its great progress in art and architecture. पहला पॉइंट लिखो इसमें, द नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप्ड इन दिस पीरियड। टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप्ड इन दिस पीरियड। मेरी राय से आप एक बार बना ही लो इसको, बना लो इसको। मैं लिखवा भी दूंगा, पर ये भी बना लो। चलो ठीक है, पहले हाँ लिखवा लेते। द नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप्ड इन दिस पीरियड। एक बात, एग्जाम्पल लिखो, द दश अवतारा टेम्पल, दी
Dashavatara temple at Devgarh. And the Bhitargaon temple. And the Bhitargaon temple. भीतरगांव की स्पेलिंग लिख लो, BHITARGAON, भीतरगांव। कानपुर में भी एक टेम्पल मिला है पुराना सा, जिसको भीतरगांव टेम्पल बोलते हैं। क्या लिखा है बोलो? The Nagara style of temple architecture developed in this period. एग्जाम्पल 2 लिख लो, दी दशावतारा टेम्पल देवगढ़ में और भीतरगांव टेम्पल कानपुर में, दोनों यूपी में ही है। फिर लिखो दी धमेक स्तूपा, हाँ, दी धमेक स्तूपा एट सारनाथ, दी धमेक स्तूपा एट सारनाथ was renovated on a large scale. धमेक, ये लिखी हुई है ना स्पेलिंग। और वैसे भी स्पेलिंग में देखो, अभी हमने एक PYQ देख रहे थे अपन, तब अपन ने डिस्कस की कि भाई पुहर को तो पुहर लिखा हुआ है, मुजरिस को मुचरिस लिखा हुआ है। बहुत ज़्यादा वो अंतर नहीं पड़ेगा आपको कभी भी। ऐसा नहीं होगा कि कोई स्पेलिंग आप अलग लिख दोगे मेंस में तो आपके नंबर कट जाएंगे, नहीं। अलग अलग राइटर अलग अलग तरीके से लिखते हैं, क्योंकि जैसे ज़्यादातर इनके नाम क्या है, हिंदी नाम है ना, तो उसका ट्रांसलेशन कैसे करोगे आप? अब किसी का अलग हो सकता है, थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। हाँ, तो क्या लिखा? दी धमेक स्तूपा एट सारनाथ वॉज रिनोवेटेड एट लार्ज स्केल। हो गया? अगला पॉइंट लिखो, स्कल्पचर reached at its great height. With the development of Sarnath, School of Art. ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, दी वरहा स्कल्पचर एट उदयगिरी, दी वरहा स्कल्पचर एट उदयगिरी इज अ फाइन एग्जाम्पल। हाँ, MP में है ये। उदयगिरी अपने उड़ीसा वाले उदयगिरी खांडगिरी से अलग है। दी वरहा स्कल्पचर एट उदयगिरी इज अ फाइन एग्जाम्पल। अच्छा, मेटलर्जी वाला लिखो, मेटलर्जी एडवांस्ड, अगला पॉइंट है मेटलर्जी एडवांस्ड as shown by the Delhi iron pillar। आयरन पिलर जो दिखाया था आपको, मेटलर्जी एडवांस्ड as shown by Delhi iron pillar, shown by Delhi iron pillar। मेहरौली दिल्ली में ही एक जगह है, which has not rusted, metallurgy advanced
एज शोन बाय डेली आयरन पिलर विच हैज़ नोट रस्टेड, जंग नहीं लगा है, इन 1600 ईयर्स, 1600 साल में भी इसमें जंग नहीं लगा है। एक पॉइंट और लिख लो कॉइन्स वाला। गुप्ता रूलर्स issued large number of gold coins which shows their fine minting टेक्नोलॉजी। मिंटिंग बोले तो सिक्के छापते हैं ना, मिंटिंग। तो दिख रहा है कि भाई सिक्के में इतनी सारी एक्टिविटी अगर दिखा रहे हैं तो काफ़ी अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी। पहले पंच्ड मार्क कॉइन्स हमने देखे थे, राउंड भी नहीं थे ढंग से, ये अच्छे राउंड हैं। तो ऐसा कहते हैं कि अपन ने जो कॉइन मिंटिंग की टेक्नोलॉजी है वो ग्रीक से सीखी है। ठीक है, कॉइन वाला एंगल हो गया। अब एक बार बना लो इसको। रॉक कट रह गया, लिखो रॉक कट लिख लो। रॉक कट केव्स आर ऑल्सो फाउंड इन बाघ MP, also found in Bagh MP, BAGH बाघ MP। ठीक है, अब ये बना लो एक। देखो ये चीज़ वही लिख रहे हैं हम जो अपने अभी शब्दों में लिखी है, उसी चीज़ का ये डायग्राम है। पर आपको बनवा क्यों रहा हूँ मैं, पर्पस क्या है, मेंस में अगर आप ये बनाओगे और एक बच्चा जो सिर्फ लिख के आया है ऊपर, आपने लिखा नहीं है, आपने सीधे ये बनाया, तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। ये होती है प्रेजेंटेशन इंप्रूव करने की अलग अलग आर्ट। डिपेंड करता है आपके आंसर में स्पेस कितनी है। अगर आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ बता दी और आपको लगता है कि और कुछ खासा बताने को है नहीं, तो मत लिखना आगे, सिर्फ ये बना के छोड़ देना। और अगर आपको लगता है कि नहीं सिर्फ नाम आ पाए हैं, ज़्यादा कुछ और डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हो, तो आप एक बार बना दो छोटा सा, फिर सबको डिस्क्राइब कर दो। अब लिटरेचर का अपन एक पूरा अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ही लिटरेचर का है।
और पेपर कैसा हुआ संडे वाला? बढ़िया हुआ। पहला सवाल कर लिया था क्या? रिजल्ट आ गया क्या उसका? सवाल में सारे महाजनपद दे रखे थे, उसमें कौन सा गलत था? अच्छा अच्छा, देख लेंगे उसको, देख लेंगे, मैंने देखा नहीं है वो वाला तो। हो गया क्या? चलो आगे बढ़े। रामायण एंड महाभारत का फाइनल कंपाइलेशन होगा। समय बचा तो एक बढ़िया कहानी सुनाऊंगा तुमको। चलें आगे। देखो, आर्ट एंड कल्चर की बात हो रही है, अब लिटरेचर की बात करेंगे। चंद्रगुप्त द सेकंड ने अपने कोर्ट में 9 इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स को सपोर्ट किया था, पैटर्नाइज किया था। नौ अलग अलग विद्वान इनके कोर्ट में हुआ करते थे, जिनमें से हम कुछ को जानते हैं। आर्यभट्ट का नाम हमने सुना हुआ है, आर्यभट्ट का नाम हमने सुना हुआ है। कालिदास का हमने नाम सुना हुआ है। वराहमिहिर का नाम हमने सुना है? वराहमिहिर का नाम हमने सुना है। सर हमने तो नहीं सुना हुआ, मैंने सुना हुआ है ऐसे। तो ऐसे कई सारे जो है 9 इंपॉर्टेंट स्कॉलर थे, और वो अपने अपने फील्ड के, अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट थे। तो आर्यभट्ट जो थे, आपको पता है, बहुत बढ़िया मैथमेटिशियन थे। कालिदास बहुत बढ़िया पोएट थे, लिटरेचर के बोलते हैं, इनको बोलते हैं शेक्सपियर ऑफ इंडिया।
उसके बाद वरामिहिर बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा जो आपके बोलते हैं ना ज्योतिष वाली जो चीज़ होती है, एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी, और इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। जो इन्होंने किया वो एस्ट्रोनॉमी है। यानी एस्ट्रोनॉमी में तो चर्चा कर रहे हैं कि ये जो है सूरज के अराउंड पृथ्वी घूम रही है, वो सारी प्लैनेट्स की बातें यहाँ हो रही। यहाँ एस्ट्रोनॉमी भाई कि आपकी राशि में जो है शुक्र का प्रवेश हो गया है, राहु केतु, वो सब चीज़ें इधर कहते हैं। ये भी उसी से इंस्पायर्ड है, कहीं ना कहीं रिलेशन है इसका साइंस से, कि प्लेनेटरी मूवमेंट से हमारा जो हमारी कुंडली के हिसाब से हमारी लाइफ के इवेंट्स को शेप किया जाता है। अब क्या पता कितनी हकीकत है, क्या सच्चाई है, पर उसके पीछे भी कहीं ना कहीं एंशिएंट टाइम में तो साइंस ही रही होगी। ऐसे कई सारे स्कॉलर इनके कोर्ट में थे, जैसे धन्वंतरी का नाम सुना होगा आपने। धन्वंतरी भी जो है आयुर्वेदिक के एक बहुत बड़े स्कॉलर माने जाते हैं। आज अपना जो SMS हॉस्पिटल है उसमें धन्वंतरी भी है। आदमी नहीं है, धन्वंतरी ब्लॉक है उसमें। धन्वंतरी ब्लॉक बना रखा है एक। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर की एक तो अपन नाम लिखेंगे और उनके इंपॉर्टेंट काम, मतलब उनके जो लिटरेचर में उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया। हर फील्ड की कुछ ना कुछ किताब लिखी है उन्होंने या कुछ ना कुछ काम किया है। एक बार उसकी टेबल अपन देख लेते हैं, वो आप लिख लो। ये देखो, नाम लिख लो एक बार इनके। लिटरेचर की टेबल एक अलग बनाएंगे, पहले ये नाम देख लो। हेडिंग डालो 9 इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स और ब्रैकेट में लिख लो नवरत्नास। नवरत्नास इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त द सेकंड। नाइन इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स ब्रैकेट में नवरत्ना इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त द सेकंड। कालिदास ने ये सारी किताबें इन्होंने लिखी है। हाँ, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी है, मेघदूत लिखी है, रघुवंश लिखी है, कुमार संभव लिखी है, और क्या लिखा है? मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र भी लिखी है। वराह मिहिर ने किताब लिखी है बृहत संहिता पंच सिद्धांतिका। अमर सिंह एक स्कॉलर हुए, इन्होंने अमरकोश लिखा है, जो संस्कृत की डिक्शनरी टाइप की किताब है। अमरकोश लिखा है उन्होंने। धन्वंतरी आयुर्वेदिक टेक्स्ट लिखे हैं इन्होंने कुछ। शपंक, इन्होंने कुछ टेक्स्ट, इनके ज़्यादा जानकारी मिलती नहीं है, पर हाँ कुछ ना कुछ जो है ये संस्कृत के विद्वान रहे थे। आर्यभट्ट नहीं है क्या इसमें? इसमें एक वो है, शायद एक एंगल वो है इसमें कि एक स्कॉलर इनमें से किसी एक स्कॉलर का नाम रिपीट हो गया, क्योंकि एक स्कॉलर को 2 अलग अलग नाम से जाना जाता था। वो कौन सा है वो मैं आपको देख के बताऊंगा। अभी तो आप ये लिख लो, फिर एक का नाम अपन कटवा देंगे बाद। हाँ, हो सकता है, मे बी पॉसिबल है।
एक बार आप आर्यभट्ट का नाम मत ही लिखना, थोड़ी सी स्पेस छोड़ देना, नाम मत ही लिखना। हाँ लिखा हुआ है ना, टेक्स्ट फुली नॉट नोन। उनकी किताबों के बारे में ज़्यादा वो मिली नहीं है किताबें, पर कहीं ना कहीं ये संस्कृत वगैरह से एसोसिएटेड रहे हैं। वेताल भट्ट के बारे में कई जगह ऐसा भी सुनने को मिलता है कि ये जो है वो तांत्रिक टाइप के आदमी थे, तंत्र मंत्र करते थे, वेताल भट्ट। कहाँ लिखा हुआ है? देखो क्या है कि धर्मशास्त्र वगैरह, इवन मनुस्मृति भी किसी एक आदमी ने नहीं लिखी है, सब ने कंट्रीब्यूशन किया है थोड़ा थोड़ा, तो इन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन किया होगा उसमें। अभी तो हमने सिर्फ 9 स्कॉलर्स के नाम लिखे हैं, लिटरेचर की बात तो टेबल अब बनाएंगे इसके बाद। एक वो आप कल पूछ रहे थे ना कि 3 साल का गैप आ रहा था दो राजाओं के टाइम पीरियड में, वो टाइम पीरियड गलत है, क्रोनोलॉजी वही है, टाइम पीरियड गलत है उनका। अब क्या है कि हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिलती जितना पीछे हम जाते जाते हैं। तो टाइम पीरियड 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है। अगर आपको कंटिन्यूटी करनी है तो या तो पीछे वाले का राज 3 साल बढ़ा दो, या आगे वाले को 3 साल पहले ले जाओ। अलग अलग सोर्स अलग अलग टाइम पीरियड बताते हैं। पर लगभग लगभग आइडिया होना चाहिए कि हाँ इस टाइम पीरियड में ये चीज़ें हो रही थी। ठीक है, चलें आगे। अब एक बार बात करेंगे। ठीक है,
इम्पोर्टेंट हो। चलो अब आगे बात करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम की एक बढ़िया कहानी आपको सुना देता हूँ। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी है? कालिदास ने लिखी है। एक बढ़िया सी कहानी सुनो। कई सालों पहले इंद्रप्रस्थ नाम की एक जगह थी, हमने जाना था। कहाँ पर थी? मेरठ वाली साइड में इंद्रप्रस्थ नाम की एक जगह थी। वहाँ के एक राजकुमार हुए। राजकुमार का नाम था दुष्यंत। ठीक है। दुष्यंत बड़े ही सुंदर और बड़े ही महान राजा बताए जाते हैं। बड़े ही बलशाली, बड़े ही बहादुर राजा थे। एक बार वन में गए घूमने। वन में इनकी मुलाकात हुई शकुंतला से। शकुंतला शकुंतला जो थी वो कण्व ऋषि की एक गोद ली हुई कन्या थी। कण्व ऋषि जो थे, कण्व ऋषि की गोद ली हुई कन्या थी। तो जैसे ऋषि पुत्री रहती है जंगलों में, कुटिया वगैरह में ये लोग रहते थे, जब तब साधना करते थे अपने। कण्व ऋषि की पुत्री थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और सीधे विवाह मत करो, पहले प्रेम तो करवाओ। तो दोनों को प्रेम हो गया। इवेंचुअली विवाह भी हो गया, दोनों की शादी भी हो गई भाई। दुष्यंत ने इसको कहा कि मैं बड़ा जल्दी आपको जो है आकर के राजमहल में वापस ले जाऊंगा। अभी मुझे कुछ युद्ध लड़ने जाना है, तो आपको वहाँ ले जाना सही नहीं है। निशानी के तौर पे अपनी एक अंगूठी इसको दे के चला गया कि ये अंगूठी आप रखो। है सुंदर नहीं है अंगूठी? कोई बात नहीं। अंगूठी दे के चला गया उसको, शकुंतला को। एक बार ऐसी शकुंतला जो है अपने घर पे बैठी हुई उसकी ख्यालों में खोई हुई थी। ख्यालों में खोई हुई थी। इनकी कुटिया में आए दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि इनकी कुटिया में आते हैं। और दुर्वासा ऋषि वैसे आप कभी भी पढ़ोगे ना कहानियों वगैरह में, तो एक ऐसे ऋषि के तौर पे फेमस हैं जो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और श्राप दे देते हैं। तो दुर्वासा ऋषि आए और ये ख्यालों में मगन थी। इसने ध्यान भी नहीं दिया। तो दुर्वासा ऋषि की मतलब बिल्कुल भी जो है आवभगत नहीं की, मेहमान नवाजी नहीं की, चाय पानी कुछ नहीं पूछा। तो इन्होंने कहा मैगी बना दे। उसने ध्यान ही नहीं दिया। इन्होंने कहा कि यार चल कॉफ़ी बना दे। ध्यान ही नहीं दिया। इन्होंने कहा ले पानी तो पिला दे। वो ख्यालों में मगन थी, उसने ध्यान ही नहीं दिया। इनको गुस्सा आ गया, यार बहुत देर हो गई, ना तो मैगी खिलाई ना कुछ। तो इन्होंने जो है श्राप दे दिया शकुंतला को। इन्होंने कहा कि जिसके ख्यालों में तू ऐसे खोई हुई है वो तुझे भूल जाएगा, जा, ऐसा मेरा श्राप है। जिसके पीछे इतनी बावरी हो रही है वो तुझे भूल जाएगा, ऐसा श्राप इन्होंने दे दिया। उससे ये बड़ी दुखी हुई कि अरे यार ऐसा नहीं होना चाहिए वो सब। इवेंचुअली ये भूल भी गया। तो ये काफ़ी दुखी हुई और जो है इसने काफ़ी विनती की दुर्वासा ऋषि से। इन्होंने भी करी, इनकी सहेलियों ने भी करी, विनती करी। और दुर्वासा ऋषि को भी ऐसा मन में रियलाइज़ हुआ कि यार बच्ची छोटी है, गलती माफ़ कर दो। फिर जो है इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, जो एक अंगूठी वो तुमको देके गए हैं, जब आप ये अंगूठी उनको दिखाओगे तो इनको सारी याद आ जाएगी बातें और ये आपसे विवाह कर लेंगे। बैकग्राउंड म्यूजिक भी चल रहा है। तो ऐसा कुछ इनको सारी बातें याद आ जाएगी ये अंगूठी देखते ही। इवेंचुअली ये मिलने जाती है, काफ़ी समय हो जाता है, ये मिलने जाती है दुष्यंत से, वो अंगूठी लेके जाती है। रास्ते में ये सोचती है कि चलो स्नान करके चलते हैं एक नदी में।
ये जब स्नान करने जाती है वो अंगूठी पानी में बह जाती है। इस अंगूठी को एक मछली निगल लेती है और जब ये बाहर आती है नहा धो करके कपड़े वगैरह पहने तो रियलाइज़ किया कि अंगूठी तो है ही नहीं और काफ़ी दुखी होती है, पर फिर भी ये कोशिश करती है कि चलो जाके एक बार मनाऊंगी, हो सकता है पहचान जाए। जब ये इनके कोर्ट में जाती है तो ये उसको पहचान नहीं पाते, बल्कि बड़ा जलील करते हैं इसको, अपमानित करते हैं इसको। मतलब इस तरीके की बातें बोलते हैं कि तुमने एक अमीर राजा देखा नहीं और डोरे डालने लग गई, ऐसे इस तरीके से जो है अपमानित करते हैं। तो ये बड़ी जो है शर्मिंदा होकर के वापस आती है घर पे, शर्मिंदा होकर के वापस आती है। और ये ठीक है, अब जो भी है ज़िंदगी यही है, इसी को जीना है, तो ये जीने लगती है। इसी दौरान इनकी शादी एक बार पहले हो चुकी थी वन में। इनको एक पुत्र होता है, पुत्र का नाम था भरत। शादी हो चुकी थी इनकी, पुत्र का नाम है भरत। शादी हो गई थी, रिसेप्शन नहीं हुआ था। तो इनको एक पुत्र भी होता है भरत। अब ये ठीक है, ये सोचती है कि यही अगर मेरा भाग्य है कि अगर जीना है, इनके विरह में जीना है, सेपरेशन में जीना है, तो जी लेंगे। हाँ, दुष्यंत से तो होगी, और किससे होगी? नहीं नहीं, अरे यार तुम कहानी का फ्लो मत बिगाड़ा करो। मैं सीरियस कहानी, तुमने कॉमेडी बना दी पूरी। चलो, चलो आगे। शकुंतला को जो है फिर एक पुत्र की प्राप्ति होती है। इवेंचुअली समय आगे बढ़ता है। एक बार वो जो मछली ने जो इनकी अंगूठी खाई थी ना, निगल गई, वो मछली एक मछुआरा पकड़ लेता है। जब वो उस मछली को काट रहा होता है और उसके पेट में से वो अंगूठी इसको मिलती है मछुआरे को, तो वो ले जा करके राजकुमार दुष्यंत को दिखाता है। दुष्यंत जैसे ही उस अंगूठी को देखता है, क्योंकि दुर्वासा ऋषि का शाप था और वरदान भी था बाद में कि देखेगी तो याद आ जाएगी, अंगूठी देखेगा तो याद आ जाएगी। तो दुष्यंत जैसे ही उस अंगूठी को देखता है, उसको सारी बातें याद आती है। फिर उसको रियलाइज होता है, अरे यार मैंने तो अपमानित कर दिया। तो उसको अपनी गलती का बड़ा एहसास होता है। और अब इसको लगता है कि अब काफ़ी लेट हो चुके हैं। फिर ऐसे ही समय बदलता है। एक बार ये युद्ध करने जा रहे होते हैं। एक बहुत सुंदर बालक इनको मिलता है। बालक का नाम था भरत। और देख करके जो है इनको बड़ा मन में एक ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ यार, कितना सुंदर बच्चा है, हाँ बिल्कुल अपना है, ऐसी फीलिंग आती है। इवेंचुअली वहीं भरत के थ्रू मुलाकात होती है दुष्यंत की और शकुंतला की। और बाद में जो है पूरा परिवार एक साथ हो जाता है, शादी हो जाती है और सब खुशी खुशी रहने लगते। हैप्पी एंडिंग, रिसेप्शन हो जाता है, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ये कहानी, ये पूरी कहानी है अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास ने लिखी है। ठीक है, ये बात है। अब थोड़ा सा लिखना है। तुम रिचार्ज हो गए हो, अब लिखने के लिए तैयार। थोड़ा सा लिटरेचर की बात करेंगे। ये गौतम बुद्ध बताया था ना, सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट। एक टेबल बना लो। ये चाहे तो रहने दो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। किताब का नाम और उसके ऑथर, ये दो लिख लो बस। इनमें से जो लिख लिया वो छोड़ दो, आगे और टेबल है, घबराओ मत। बस दो दो कॉलम बना लो, टेक्स्ट और ऑथर। नहीं मत लिखो। इनमें से जो अगर आपने नाम पहले लिख लिए हैं, सारे लिखे हुए हैं, तो मृज कटिका लिख लो, शुद्रक। ये टेबल बना लो, हेडिंग वेडिंग मत डालो। लिटरेचर की हेडिंग डालो तो डाल लो, फिर ये टेबल बना लो।
बस 2 कॉलम बना लो, और इसमें से अगर ये तो सारे लिख लिए ना, सारे एक लिख लो, फिर अगली टेबल दिखाता हूँ। अगर ये सारे लिख चुके हो तो ये लिख लो। हाँ, तो बस ये एक लिखो, फिर अगली टेबल है। हाँ, चलें आगे। एक नाम लिख लो, ये वाला बस, मृजकटिका। शुद्रक ने लिखी है। मृजकटिका शुद्रक ने लिखी है। आगे देखो, ये सारे जाने पहचाने नाम हैं थोड़े थोड़े। देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस। इसमें ये नहीं लिखा था, एक तो आर्यभट्टिया नहीं लिखा होगा ना आपने, ये हो गया था, ये हो गया था। इसको अलग से लिख लो आप, ये लिखा हुआ है वैसे नोट्स में, पर एक टेबल में लिख लो तो सही रहेगा, बाद में पढ़ने के हिसाब से सही रहेगा। ये 3 लिख लो बस। सारे लिख लो तो भी तुम्हारा ही भला होगा, पढ़ने में तुम्हें आसानी होगी, एक साथ मिल जाएंगे सारे। बस 2 ही कॉलम बनाने हैं, ये वाला और इसके राइटर्स। हाँ, बस 3 ही लिख लो, बाकी तो लिख लिए ना। ठीक है, आगे। मुद्रा राक्षस में किस चीज की बात हुई है? हाँ, मुद्रा राक्षस में वो बात की है कि भाई कैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प से नंदा एम्पायर को खत्म किया था। हो गया, चलें आगे। ठीक है, लिटरेचर में इतना ही है। कुछ ऑफिसर्स के नाम है गुप्ता पीरियड में इंपॉर्टेंट, इसका मैं पीडीएफ डलवा दूंगा सीधे, ठीक है। बस इसमें कुछ है नहीं समझने का, फैक्ट है भाई, ऑफिसर का नाम है और उसकी ड्यूटी क्या है। जैसे अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वैसे उस समय महादंड नायक हुआ करते थे, सेनापति, मंत्री, ये सब पता है आपको। ज़्यादातर इंस्पायर्ड कहाँ से हैं गुप्ता पीरियड का जो ब्यूरोक्रेसी? मौर्य से, ठीक है। तो कुछ ऑफिसर्स के नाम है, ये मैं आपको टेलीग्राम पे डलवा दूंगा। जो अगर फ़ोटो लेना चाह रहा है तो फटाफट फ़ोटो खींच, मेरी फ़ोटो हो गया, मेरी नहीं मतलब नोट्स की। हो गया, भेज दूंगा। हो गया, पेज 1 जिसको लेना था, पेज 1 जिसका रह गया था पहले, ठीक है। गुप्ता पीरियड कंप्लीट है भाई।